नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ भूगोल की किताबों तक सीमित नहीं है। ये हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी खेती और सच कहूं तो आपकी थाली में रखे खाने तक को सीधे प्रभावित करता है। हम बात कर रहे हैं अल नीनो की, एक ऐसा मौसमी खेल जो पूरी दुनिया के मौसम को पलट कर रख देता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान और दिलचस्प तरीके से डिकोड करते हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए भी एकदम सॉलिड तैयारी करवाएगा। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे ईएनसो को समझने से, फिर देखेंगे ब्यकनेस फीडबैक का साइंस, इसकी ग्लोबल इम्पैक्ट्स, इकोनॉमी और महंगाई पर असर, भारत के मॉनसून से इसका कनेक्शन, और आखिर में बात करेंगे इंडियन ओशन डाइपोल यानी आईओडी की। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, ये इनसो आखिर भला क्या है। देखिए, ईएसओ का फुल फॉर्म है अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। अगर आसान भाषा में कहूं तो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में पानी के तापमान और हवा के दबाव के बीच जो एक नेचुरल जुगलबंदी चलती है ना, बस वही है ईएसओ। जब तक ये सिस्टम नॉर्मल रहता है सब बढ़िया चलता है, मौसम का चक्र संतुलित रहता है। लेकिन सोचिए, अगर इस जुगलबंदी में कोई भी गड़बड़ हो जाए तो समझ लीजिए पूरी दुनिया का मौसम अस्थिर होने लगता है। अब इस इनसो के दो बिल्कुल ऑपोजिट रूप होते हैं, एक है अल नीनो और दूसरा ला लीना। अल नीनो में क्या होता है, जो हमारी पूर्वी व्यापारिक हवाएं यानी ट्रेड विंड्स हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। इससे पैसिफिक ओशन का सेंट्रल और ईस्टर्न हिस्सा आम दिनों से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और ला लीना, ये इसका बिल्कुल उल्टा है भाई। इसमें यही हवाएं इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि उसी इलाके का पानी एकदम ठंडा हो जाता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए बस ये सीधा सा लॉजिक दिमाग में सेट रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके पीछे की साइंस, जिसे कहते हैं द ब्यर्कनेस फीडबैक। अब ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? इमेजिन कीजिए कि महासागर एक बहुत बड़ा बाथटब है और ये ट्रेड विंड्स एक पंखा है। नॉर्मल दिनों में ये पंखा गर्म पानी को पश्चिम की तरफ धकेलता रहता है, लेकिन अल नीनो के टाइम पर यह पंखा अचानक से स्लो हो जाता है। तो क्या होगा? जाहिर है वो गर्म पानी वापस पूर्व यानी ईस्ट की तरफ बहने लगेगा। अब जैसे जैसे पूर्व गर्म होता है, महासागर के दोनों सिरों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाता है। और पता है इसका नतीजा क्या होता है? ये हवा का पंखा और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। ये एक लगातार बढ़ने वाला चक्र है, जिसे हम पॉजिटिव फीडबैक लूप कहते हैं। 1969 में जैकब ब्यर्कनेस ने सबसे पहले इसे पहचाना था। अब आते हैं भाग 3 पर। देखते हैं कि इस पूरी घटना का दुनिया भर के मौसम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पैसिफिक ओशन में गर्म पानी के इस तरह खिसकने से ना, वायुमंडल के जेट स्ट्रीम और तूफानों का पूरा रास्ता ही बदल जाता है। इन दूर तक फैलने वाले इम्पैक्ट्स को हम टेली कनेक्शन कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, पेरू और इक्वाडोर में अचानक भयानक बाढ़ आ जाती है। नॉर्थ अमेरिका के उत्तरी हिस्सों में सर्दियां कम ठंडी होने लगती हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में क्या हो रहा है, वहां भयंकर सूखा पड़ रहा है, जंगलों में आग लग रही है। सदर्न अफ्रीका भी पूरी तरह सूखने लगता है। मतलब सोचिए, समंदर के पानी का एक छोटा सा शिफ्ट पूरी पृथ्वी के मौसम को कैसे हिलाकर रख देता है। मौसम की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्से पर। इसका हमारी इकोनॉमी और महंगाई पर क्या असर होता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, $33 ट्रिलियन। बिल्कुल सही सुना आपने। एक अनुमान के मुताबिक इस सदी के अंत तक अगर क्लाइमेट चेंज के साथ साथ ऐसे ही स्ट्रॉन्ग अल नीनो आते रहे तो ग्लोबल इकोनॉमी को इतने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल इवेंट है, ये एक बहुत बड़ा चलता फिरता आर्थिक संकट है। और अगर हम महंगाई की बात करें तो एक पावरफुल अल नीनो के शुरू होने के करीब 16 महीने बाद ही ग्लोबल लेवल पर खाने पीने की चीजों के दाम 9% तक उछल सकते हैं। इसका सीधा असर सोयाबीन, मक्का और हमारे आपके घरों में रोज बनने वाले चावल जैसी फसलों पर पड़ता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि समंदर की उथल पुथल कैसे सीधे आपकी जेब पर भारी पड़ती है। अब चलिए जूम इन करते हैं हमारे अपने देश पर, भारत का मॉनसून और हमारी कृषि। अल नीनो के आते ही ना, हिंद महासागर से जो हवाएं हमारे लिए नमी लेकर आती हैं वो एकदम कमजोर पड़ जाती हैं। इसके कारण भारत के ऊपर की हवा नीचे की तरफ बैठने लगती है, जिसे हम सबसिडेंस कहते हैं। और जब हवा नीचे बैठेगी तो बादल कैसे बनेंगे? नतीजा, मॉनसून में देरी और बारिश में भारी कमी। अब देखिए, आज भी हमारे देश के लगभग 60% किसान अपनी खेती के लिए सिर्फ बारिश पर निर्भर हैं। ऐसे में चावल जैसी अहम फसलों की पैदावार खतरे में पड़ जाती है, जो कि हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो अल नीनो और भारत में पड़ने वाले सूखे के बीच का कनेक्शन आपको बिल्कुल साफ साफ दिख जाएगा।
1972 का वो भयंकर सूखा और खाने की किल्लत याद कीजिए, या फिर 1982-83 में फसल उत्पादन में आई वो भारी गिरावट, और रिसेंटली 2015-16 का कृषि संकट और किसानों की परेशानी। ये टेबल आपको वो कॉज एंड इफेक्ट समझाती है जिसे एक एस्पिरेंट के तौर पर आपको हमेशा अपने दिमाग में फिट रखना है। लेकिन क्या हर अल नीनो साल में भारत में सूखा पड़ता ही है? इसका जवाब छुपा है हमारे छठे और आखिरी टॉपिक में, द इंडियन ओशन डायपोल यानी IOD। आसान शब्दों में कहूं तो इंडियन ओशन डायपोल पूर्वी और पश्चिमी हिंद महासागर के सरफेस टेम्परेचर में होने वाला एक इर्रेगुलर बदलाव है। ये अल नीनो से बिल्कुल अलग घटना है, लेकिन क्योंकि ये हमारे बिल्कुल पड़ोस में हो रहा है ना, तो इसका हमारे मॉनसून पर बहुत ही ज़बरदस्त असर पड़ता है। ये मॉनसून को बचा भी सकता है और डुमा भी सकता है। जब IOD अपने नेगेटिव फेज में होता है तो पश्चिमी हिंद महासागर यानी अरेबियन सी की तरफ का पानी नॉर्मल से ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अब पानी ठंडा है तो वहाँ से नमी नहीं उठेगी, हवा में वो गर्माहट नहीं होगी जिससे बादल बन सकें। इसका सीधा मतलब है कि भारत के ऊपर बारिश की संभावना काफ़ी हद तक घट जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है पॉजिटिव IOD के साथ। पॉजिटिव IOD का मतलब है पश्चिमी हिस्से में गर्म पानी, जो हमारे मॉनसून को एक एक्स्ट्रा बूस्ट दे देता है। आपको 1997-98 का साल याद है? उस साल एक बहुत ही खतरनाक अल नीनो था, लेकिन फिर भी भारत में सूखा नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव IOD ने एक ढाल की तरह काम किया और हमें बचा लिया। वहीं अगर नेगेटिव IOD हो जाए तो वो अल नीनो के असर को और भी भयानक बना देता है। तो दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन के बाद एक बहुत बड़ा और सीरियस सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आज अल नीनो और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। क्या हमारी कृषि नीतियों और हमारी इकोनॉमी आने वाले किसी सुपर अल नीनो का सामना करने के लिए सच में तैयार है? इस पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि ये सिर्फ साइंस नहीं, हमारे फ्यूचर का सवाल है। तो पढ़ते रहिए और चीज़ों को ऐसे ही लिंक करके समझते रहिए।